अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, तारीख़ दौलत उस्मानिया के सिलसिले में आज हमारी 28वीं नशस्त है। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी इस नशस्त में हम सुल्तान मुराद मोहम्मद सालिस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिनका अहद खिलाफत 982 हिजरी था 1003 हिजरी, यानी कि 1574 था 1594 ईस्वी है। और इनके इस दौर के अंदर बहुत सारी वो जो हमने गुफ्तगू की थी कि जो तनज़्ज़ुली का दौर है सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के बाद का, वो हमें इसमें नज़र आता है। सवाले से हम इनका इब्तदाइया अगर हम उस पर गुफ्तगू करें तो ये इल्म व अदब, शेर व शायरी और फ़नून लतीफ़ा के बड़े ही शाइक़ थे और बड़े दिलदादा थे। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी सुल्तान के लिए, जो हमने इब्तिदा में भी बात की थी कि उसके लिए फ़नून हर्ब के लिए और इल्म अदब के लिए और मसाकीन, फ़ुक़रा और अहले रियासत के कमज़ोर तबकों के लिए और मज़लूमों के लिए ना सिर्फ उसके पास एक जज्बा होना चाहिए बल्कि उसके लिए एक हिकमत अमली भी होनी चाहिए। ये हिकमत अमली जब आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़क़दान शुरू हुआ तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो हमारे सामने है। हमने देखा कि सुल्तान मुराद मोहम्मद सालिस ने वो तमाम जो पॉलिसियाँ थीं, जो बुज़ुर्गों की इनकी पॉलिसियाँ आ रही थी, जिसमें सुल्तान सलीमान वाली पॉलिसी और सुल्तान जो इनके अपने हवाले साहब थे उनकी जो पॉलिसी थी, उनके लिए इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन शायद वो उस तरह से वो नज़्म ज़ब्त नहीं था। उलमा के हवाले से हम बात करते हैं, हम फ़ुक़रा के हवाले से बात करते हैं, हम उदबा के हवाले से बात करते हैं, हम तब अहले तसव्वुफ़ के हवाले से बात करते हैं, बुज़ुर्गान के हवाले से बात करते हैं, तो उनकी इन्होंने बड़ी खिदमत की। और फिर जो एक बहुत बड़ा उस वक्त का जो कज़िया था वो फ़ौज की पेंशन का था। उन्होंने 1,10,000 सुनहरी लीरा जो है वो पेंशन जो है वो फ़ौज के लिए उन्होंने मुख्तस किया और दिया, और यूँ तनख्वाहों और पेंशन के मामलात जो हैं वो हल हुए। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत की कमज़ोरी कितनी बढ़ रही थी। फिर इसमें एक और मामला हुआ कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, इंकिशारिया जो फ़ौज का बहुत बड़ा ही काबिल ज़िक्र और बड़ा जंगजू तबका था, जो सल्तनत उस्मानिया की बहुत सारी फतूहात जो हैं उसमें उसका बड़ा कलीदी किरदार था, वो अब उसके बखिए उधरने शुरू हो गए। वो ताज में मूंग का बखिया लगाने वाली बात अगर कही जाए तो यहाँ कम नहीं होगी। और वहाँ पर इन लोगों के अंदर वो तालीम व तरबियत और ज़ौक़ शहादत की कमी हो गई। हालत ये हो गई, ये मैं आपको इस हवाले से तारीख़ दौलत उस्मानिया के सफ़ा नंबर 128 है, बड़ी ही उम्दा तरीके से उन्होंने इस पर गुफ्तगू फरमाई है। और उन्होंने बताया है कि किस तरह इंकिशारिया का जज्बा जहादत, ज़ौक़ शहादत जो है वो किस तरह से कम हुआ। फिर एक और किताब है जी, मैं आपको बताता हूँ, दौलत उस्मानिया अल आलिया, सफ़ा नंबर 269। फिर दौलत उस्मानिया फिर तारीख़ इस्लामी हदीस का सफ़ा नंबर 100 है। और इसी के साथ फिर एक और में बड़े उम्दा पैराए में उन्होंने बड़े शफाफ अंदाज में बेलाग तारीख़ जिसको कहते हैं मौरख़ का लिखना, उन्होंने ये बावर करवाने की कोशिश की है कि जो पोलैंड की हिमायत में जब मुराद की तजदीद हुई, फिर सीधे फ्रांस के हवाले से भी बात आगे जाके हमारे सामने मिलेगी, तो मुराद सालिस ने, यानी कि इनके वही जो मुराद सालिस ने वालिद साहब वाली पॉलिसी को जारी रखा और वही उसी तरह ये मामला बढ़ा। और तारीख़ दौलत उस्मानिया अलिया के सफ़ा नंबर 260 में फिर इसी तरह से इसका हवाला मौजूद है कि मुख्तलिफ जंगें जो हैं वो लड़ी गईं। इस हवाले से सभी ने 982 से 1574 के दरमियान, जो मैंने अभी ऊपर अर्ज़ किया, तो इसके दौरान जो पोलैंड का हाकिम हेनरी डिफालो था वो भागकर फ्रांस चला गया। अब एक तो वो फ्रांस में उनके साथ एक मुआहदा इनका पहले से हो रखा है, वो चार्ल्स पंजम वाले दौर का। फिर उसमें अब वो उसने पनाह दी है पोलैंड के हेनरी डिफालो को,
اور پھر ان کے ساتھ آپ معاہدات میں جا رہے ہیں. عثمانی خلیفہ نے پولینڈ کو نصیحت کی کہ ٹرانسفانیا کو اپنا امیر منتخب کرے. اب یہ اس پر عمل درآمد ہوا تو اگلے سال عثمانیوں کو اگلے سال ہی عثمانیوں کی یہ حفاظت میں آ گیا پولینڈ. پھر یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں کرسٹیریا کے ساتھ آسٹریا کے ساتھ بھی معاہدات ہوئے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی اس وقت کی ریاستیں تھیں. آسٹریا کا مطلب بہت ہی معمولی سی، بہت ہی اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر بھی کمزور ریاست تھی یورپ کی اس وقت. تو پھر 8 سال میں یہ معاہدات پھر قائم رہا. پھر تاتاریوں نے حملہ کیا 1576 کو. تاتاریوں نے جو جلغار بولی. پھر 984 ہجری، یہ 1576 تا 984 ہجری ہم عرض کر رہے ہیں. 1576 عیسوی ہے اور 984 ہجری کو میں پولینڈ پر جب حملہ ہوا تو سلطان نے پورا اس کا ساتھ دیا. پھر پولینڈ کی نہ صرف پشت پناہی کی، اس کی حمایت کی، بلکہ اس کو میں امداد بھی پہنچائی. کہ یہاں پر ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، میں یہاں روک کر پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سلطان مراد ثالث نے میں نے کہا کہ علم و ادب کے حوالے سے بہت دل دادا تھا. صوفیاء کا بڑا پورے دور کے اندر دیکھیں تو صوفیاء کے یہ دل دادا تھے. صوفیاء کی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا روحانی فیض بھی جو ہے وہ اولیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور اس کا اس کی رضا حاصل تھی، اس کا پردہ حاصل تھا. لیکن دوسری طرف عربی، فارسی اور ترکی علوم کے اندر ماہر ہونا، اور شاعر بڑا اچھا تھا، یہ بہت اچھا. خود بھی یہ کچھ نہ کچھ کلام کا حصہ جو ہے وہ کہتے رہتے تھے. سبھی سلاطین تقریباً اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کے باقی جو ہے وہ تصوف، علم و ادب، شعر و سخن اور جو فنون لطیفہ ہے، ان کے بڑے خود یا تو ماہر ہوتے یا ان کے قدردان ہوتے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوتی تھی. اب اس وقت کا بلغیریا اور آج کا بلغاریہ، یعنی یہ بڑا تھا اس وقت، اب چھوٹا ہے. تو فرانس اور بلغاریہ کی جو مراعات کی تجدیدانہ پالیسی اصل میں فرانس اور بلغاریہ کے حق میں گئی، اور عثمانیوں کو اس کا نقصان ہوا. آج باتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور ہمارے پاسپورٹ میں ایک صفحہ اس کے لیے واحد لکھا ہوا ہے، اس کے لیے مختص ہے، وقف ہے، رقم ہے اس کے اندر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی ہر جگہ پر کارآمد ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کے نظریات جو ہیں وہ دولت میں اور معاشیات کے اندر چلے جاتے ہیں، اور آپ کی ساری جو آپ کی ضوابط ہیں، آپ کے اصول ہیں، دین کے، دنیا کے، دین کا ضابطہ حیات، جس میں یہود و نصارہ کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے، احکامات موجود ہیں، پھر آپ مصلحت اندیزی اور مصلحت اندوزی اور مصلحت انگیزی کا شکار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے کہ کون کون سی اسلامی ریاستوں نے فلسطین پر ہونے والے ظلم، جبر و استبداد، ان کے قتل عام، ان کی نسل کشی، اور ان کو جو اس وقت ایک نشان عبرت بنایا جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے. خبردار کو ہمارے سامنے گفتگو کی، ورنہ ان کا جیسا حال کریں گے. مسلمان ریاستوں کو بھی اس چیز کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن وہ مصلحت کا جو معاملہ ہے، وہ جو تجارتی معاہدے ہیں، اسی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ جو ایک عزم اور جذبہ جو ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم نے اس سے تعبیر کیا تھا. یہی یہاں پہ ہمارے سامنے ہوا. کیا ہوا کہ فرانس اور بلغاریہ کی مراعات کی تجدیدانہ پالیسی جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہی، جبکہ وہ خم ٹھوک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مشنریز لے کے آئے ہیں، اور وہ باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغات کر رہے ہیں، اور ان تبلیغوں کے اندر، ان تبلیغی اجتماعات کے اندر باقاعدہ وہاں عثمانی فوج کی نگرانی میں بعض چیزیں ہو رہی تھی، یعنی کہ ایسے لوگ تھے وہاں پہ موجود جو یہ سارے کام کر رہے تھے، جن کو پشت پناہی حاصل تھی فرانس کی، بلغاریہ کی اور باقی جو پھر اسی طرح سے جو فرانس کے جو سفیر ہیں وہ سرکاری
तकरीबात से लेकर अहम हुकूमती मुलाकातों में उनका होना ज़रूरी था। ये हालत हो गई कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर फ्रांस का इतना असर रसूख हो गया जैसे हमारा अमेरिका का हो गया। किसी दौर में ये भी फ्रांस भी एक अमेरिका वाली सूरत हाल रखता था। इल्म अदब के हवाले से भी इनकी बड़ी तहकीक थी, साइंसदान इनके आगे थे, चीज़ें आगे थी। बाद में फिर आप ये देखिए यूरोप के अंदर बड़ी चुतराहट थी इसकी। इंग्लैंड के हवाले से हमने बताया कि पुराने नक्शों में नजर नहीं आता, ये तो समंदरी कज़ाक थे। जैसे बारबरोसा बरादरान के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये समंदरी कज़ाक थे, उन्होंने मौरखीन ने लिखा, मगरबी मौरखीन ने। मैं इस हवाले से ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये बेड़ों पर बैठ के आते इंग्लिस्तानी फ्रांसीसी, इनका इस्तकबाल होता और कोई ऐसा हुकूमती मुलाकातों का सिलसिला नहीं था जिसके अंदर जनाब ऑस्ट्रिया जैसे ममालिक और ख़ास तौर पर फ्रांस की चुदराहट उसमें मौजूद थी, इनका होना लाजमी था। गैर मुल्की मुदाखलत भी जो है वो इसी वजह से शुरू हुई और इस गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से सल्तनत उस्मानिया दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, उसको एक दीमक लग रहा था। फिर इंग्लिस्तान की मलिका एलिज़ाबेथ ने अपने ताजरों के लिए, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने यहाँ पे की, उन्होंने अपने ताजरों के लिए जो खुसूसी मुराद हासिल की, उसने मजीद सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर किया। ये सुल्तान मुराद सालिस की मैं बराह रास्त नालायकी अगर ना भी कहूँ तो ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने वो तरबियत और वो जोश व जज्बा पैदा और बेदार करने में नाकाम रहे जिसकी वजह से ये रियासत सुल्तानत उस्मानिया अपने वजूद को कायम रखे हुए थी, वही उसकी पहचान थी। फिर इसके बाद दौलत उस्मानिया, मैं आपको अर्ज करता हूँ, दौलत उस्मानिया फिर तारीख़ उस्मानी के सफ़ा नंबर 101 में बड़ी वजाहत के साथ इस सारे हालात का जिक्र हुआ है। जो बरतानिया वाला जो मामला है कि मलिका एलिज़ाबेथ ने अपने लिए जो मुराद हासिल की, उससे सल्तनत उस्मानिया को कितना नुकसान पहुंचा। सुल्तान मुराद सालिस शायद सब कुछ देख भी रहे थे। फिर इंकिशारिया के हाथों जुल्म सितम और बगावत और सरकशी जो हुई, ये बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसके अंदर अपने ये जो फौजी थे इंकिशारिया के जवान, इन्होंने बगावतें शुरू की और इन्होंने उस्मानियों के लिए एक नाफरमानी का समझने के दौर शुरू हुआ। फौज के अंदर नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई। फिर इसमें सुल्तान ने हंगरी की जंग में इनको हंगरी की जंग में ऑस्ट्रेलिया को के साथ जब हुआ तो वहाँ इनको ऑस्ट्रिया को शिकस्त हुई। बावजूद इसके इतनी मजबूत थी सल्तनत उस्मानिया, इतनी बड़ी सल्तनत थी और इतनी बड़ी फौज थी कि इंकिशारिया की बगावत के बावजूद ऑस्ट्रिया को शिकस्त हुई। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं तो फिर असनान पाशा ने जो किले जो वागुजार करवाए जो मकबूजा हुए थे, फिर अखलाक दारसफालिया और ट्रांसफालिया के लोगों ने बगावतें की। फिर इसी तरह से सनान पाशा ने पेशकदमी जो की उसमें कुछ उनको नाकामी हुई। तो ये मद्दोजज़र रहा, उतार चढ़ाव नशेब फराज रहे। इसका अहम नुक्ता वज़ीर आज़म सोखली मोहम्मद पाशा कामिल और उसके हाशिया नशीनों की जो साजिशें हैं वो एक सिलसिला अलग है। फिर यहूदी और मुराद सालिस जो थे इनके दरमियान एक सिलसिला अपना रहा जो मैं समझता हूँ कि ये वादी सीना तक चले जाएं। वहाँ से इन्होंने अपनी मतलब पोलैंड को फिर वही उनके पीछे जाना और उनके लिए मुराद तलाश करना। मजमूई तौर पर वो ताकत नहीं, वो तंतना नहीं, वो दलेरी नहीं, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। मैं सदर आज़म की माजूली इसमें हुई इसी दौर के अंदर, और बीच में आगे आप देखेंगे किस तरह थोड़े थोड़े से वक्फे बाद मसाइल पैदा हो रहे थे। 16 जनवरी 1598 को 49 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ सुल्तान मुराद सालिस का। उन्होंने आया सूफिया जो मस्जिद जो है मतलब जिसे कुस्तुनिया की मस्जिद भी कहा जाता है, ये वही मस्जिद है जिसे पहले चर्च थी, फिर बाद में सुल्तान फातेह ने इसे फतह करके मस्जिद बनाया।
تو اس کے احاطے میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو مجموعی طور پر بات کریں تو ان کا جو دور ہے وہ مشکلات کا دور ہے، وہ پریشانیوں کا دور ہے، اور نبرد آزما ہے۔ اپنی انکشاریہ جیسے وہ ادارے جو ہیں ان پر مسائل ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جناب شاید اگر شراب کے اوپر بھی بات کی جائے تو وہ بھی شاید مسائل تھے کہ شراب پر پابندی کو مفتیوں نے جب ایک اپنا اعلامیہ جاری کیا، فتویٰ دیا، تو اس پر بھی انکشاریہ میں احتجاجی تحریک اٹھی تھی۔ تو یہ حالات ہیں، جب یہ حالات ہوتے ہیں، ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے، تو پھر فرانسیسی ہوں، بلغیریا والے ہوں، آسٹریا والے ہوں، وہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ ہو، بس وہ پھر آپ کو زیر نگین کریں گے، پھر آپ پر دباؤ آئے گا، اور اس دباؤ کے اندر وہ ریاستیں بہتی چلی جائیں گی۔ آج کے لیے نشست کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اپنی 29ویں نشست کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔